हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। मैं वीडियोस को और थोड़ा सही कर देता हूँ, कुछ पार्ट इसका क्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं यहाँ पे सही करता हूँ। देखते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है। टी 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 टी। कभी जो बादल पर से कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे क्रॉप हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। फिर क्लास को स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा अभी सर्वर डाउन था तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सही करने में लग गया था। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, हालांकि जल्दी होती नहीं है, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब बताओ, कंफर्म करो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सोनल, विद्युत प्रभा, छाया, सोनू, सौरभ। एक बार सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो। और इधर भी देख लेता हूं मैं। हेलो अर्पित, अर्पिता, राहुल, केशव, कुलपति। चलो, सब कुछ क्लियर है। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर का इनएक्टिव पार्ट। देखो, ट्रांसफॉर्मर का इनएक्टिव पार्ट क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का जो इनएक्टिव पार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्मर के सेफ ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। तो सेफ ऑपरेशन इन द सेंस हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं वो समझना। प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मजा आ जाएगा आप लोग को, ऐसा बताऊंगा। ठीक है, देखना आप सभी लोग। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, जो हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा है, जो हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, वो पढ़ा क्या है। हमने ये पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर। अभी तक जो हमने एक्टिव पार्ट देखा ना, वो दो चीजें देखी। क्या देखी हमने पहले। हमने यहाँ पे कोर के बारे में पढ़ा है, ये हमारा कोर था। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे क्या वाइंडिंग है। तो दो कोर, मतलब एक कोर हो गया, दो वाइंडिंग हो गई, ये हमारा क्या होता है, एक्टिव पार्ट। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके सपोर्ट के लिए, इसके सेफ ऑपरेशन के लिए हम क्या क्या चीजों का यहाँ पे यूज करते हैं। पहली बात मुझे ये बताओ, जो आपने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या इसको आप हवा में टंगा दोगे क्या इसको। इसको भाई कहीं पे रखोगे ना, तो कहाँ रख रहे हो आप इसको, मेन टैंक के अंदर रख रहे हो। तो जो यहाँ पे ये बंदा ना, ये देखो, ये जो है ये एक मेन टैंक है। क्या ये एक मेन टैंक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेन टैंक। मेन टैंक का काम क्या है, ये आपके ट्रांसफॉर्मर को होल्ड करता है। ट्रांसफॉर्मर आपका मेन टैंक के अंदर ही होता है, या फिर इसको ट्रांसफॉर्मर टैंक भी बोलते हैं लोग, बहुत से लोग इसको ट्रांसफॉर्मर टैंक भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब देखो, ट्रांसफॉर्मर ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जब कभी आप लोड कनेक्ट करोगे, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब लोड कनेक्ट करोगे तो कभी ना कभी यहाँ पे पावर लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको, पावर लॉस। और जब पावर लॉस होगा, ट्रांसफॉर्मर गर्म होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा। और जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर मैं ऑयल भर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर टॉयल के अंदर, ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर, सॉरी ट्रांसफॉर्मर जो मेन टैंक, जो मेन टैंक है उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑयल फिल कर देता हूँ। और उस ऑयल के अंदर मैं डिप कर देता हूँ किसको, ट्रांसफॉर्मर कोर को, जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है। तो उससे क्या होगा, जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा ना, तो वो ऑयल इसको ठंडा करेगा, एक तरीके से कूलेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, इसकी स्टोरी समझना। अब यहाँ पे आपका मान लो, यहाँ पे क्या, ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक ऑयल भरा हुआ है कोई। ठीक, इसका नाम क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। इसको हम बोलते हैं क्लोरिनेटेड डायराफिल, अभी बताऊंगा आपको क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा हुआ है। अब होता है क्या, जब ये ट्रांसफॉर्मर गर्म हुआ, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर की जो गर्मी हो किस में चली गई, आपके ऑयल के अंदर। अब मुझे बताओ, आपने घर में देखा होगा, सब्जी बनाते होगे, है ना। तो होता क्या है, जब ट्रांसफॉर्मर, जब जब आप ऑयल को गर्म करते हो, उसमें एक्सपांसन होता है, ऑयल फैलता है। जब ऑयल को आप गर्म करोगे तो वो फैलता है। तो होता है क्या है कि जब यहाँ पे ऑयल भरा हुआ था ना, अब ये जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर की जो गर्मी है, जो हीट है, वो ऑयल ने एब्जॉर्व करी, तो ऑयल में होगा एक्सपांसन। अब जब ऑयल एक्सपांसन, इसमें पूरा डब्बे को पैक कर दूं मैं, ट्रांसफॉर्मर टैंक फट नहीं जाएगा क्या। जो मेरा ट्रांसफॉर्मर टैंक है, या भी बोले मेन टैंक, वो फट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उस प्रेशर से बचाने के लिए, मतलब मेन टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या, कंजर्वेटेड। इसका यूज करता हूं मैं यहाँ पे, मैं एक छोटा सा टैंक और यूज करता हूं, जिसको बोलता हूं मैं कंजर्वेटिव टैंक। इसका काम क्या है,
इसका काम है मेन टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड किया होगा? इसने प्रोटेक्शन ऐसे प्रोवाइड किया है क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल में एक्सपांशन होगा तो उस ऑयल को ये यहां पे जाने देगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ेगा नहीं, ये आपका फटेगा भी नहीं। ओके, तो आई थिंक आपको ये कंजर्वेटेड टैंक का काम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक नया चीज होता है यहाँ पे ब्रीदर। ब्रीदर ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर करता है क्या समझना? ब्रीथ मतलब होता है क्या? सांस लेना। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, है ना। तो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल था, जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म हुआ, देखो जब लोड कनेक्ट किया आपने, जब लोड कनेक्ट किया तो ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा, गर्म होने से ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होने से उसमें एक्सपांशन आएगा, एक्सपांशन होने से यहाँ पे जो पहले खाली था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल आके यहाँ पे भर जाएगा। देखो जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल यहाँ पे भर गया, प्रॉपर्ली समझना, तो पहले यहाँ पे क्या था, खाली रहा होगा, पहले यहाँ कुछ नहीं रहा, एयर भरी रही होगी। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म हो तो ट्रांसफॉर्मर ऊपर आया, तो ये एयर कहाँ गई, ये बाहर गई। मतलब जैसे आप लोग होता है ना, सांस छोड़ते हो, सांस लेना फिर सांस छोड़ना, अभी क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ट्रांसफॉर्मर गर्म हुआ तो यहाँ पे सांस छोड़ने वाला काम कर रहा है। लेकिन जब कभी लोड हटा दोगे, जब लोड हट जाएगा, जब लोड हटेगा तो ट्रांसफॉर्मर ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा होगा तो ये ऑयल भी ठंडा होगा, जब ऑयल धीरे धीरे ठंडा होगा तो ऑयल में क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, और जब कंप्रेशन आएगा तो ये ऑयल नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये यहां से एयर को क्या कर देगा, अगेन यहाँ पे फिल कर देगा। तो कुल मिला के ये जो पार्ट मैंने बनाया है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रीथ की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पे, ब्रीदर पड़ा है। गॉट इट? सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? एक बार कंफर्म कर दो यार। तीन चीजें बता चुका आपको मैं, मेन टैंक, कंजर्वेटेड टैंक, ब्रीदर, ये तीन चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्या सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? एक बार कंफर्मेशन कर देना आप लोग चैट सेक्शन पे। ओके ओके ओके, चलो अब इतना तो हो गया। अब देखना यहां पे होता है क्या है कि देखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, आपने एक चीज तो देखी होगी, एक चीज आपने देखी होगी, क्या आप लोगों ने कभी सब्जी बनाई है घर में? आप लोगों ने घर में कभी सब्जी बनाई है ना, तो सब्जी बनाने में आप देखे होंगे कि जो ऑयल होता है ना, जो जिसमें आप सब्जी वगैरह फ्राई वगैरह करते होगे, है ना, जो आपका ऑयल होता है, ठीक है ना, ऑयल में थोड़ा सा वाटर डाल दो और फिर उसको गर्म करो तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? क्या वो सही से काम करेगा? क्या नहीं करेगा, है ना। उसमें वाटर डालने से थोड़ा दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो बस यहाँ पे भी ये दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है समझना। जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये तो कहीं बाहर एयर मतलब ओपन एरिया में रखा हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मर आपका कहीं रोड वगैरह राइट रोड के किनारे लगा हुआ है, तो इसके मतलब क्या कि ट्रांसफॉर्मर के बाहर हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो, मतलब बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं ये भी एज्यूम कर सकता हूँ कि जो बाहर का इन्वायरमेंट हो मॉइस्चर कंटेंट होगा, बारिश के टाइम मॉइस्चर तो होगा ना, बारिश का टाइम है तो यहाँ पे एयर जहां पे बाहर है ट्रांसफॉर्मर के बाहर आप देखोगे तो मॉइस्चर है, तो हो सकता है जब ये ब्रीथ इन करेगा तो क्या करेगा, मॉइस्चर वाली एयर को क्या कर लेगा, अंदर ले आएगा, और जब मॉइस्चर वाली एयर इसके साथ आएगी तो होगा क्या, एयर तो निकल जाएगी लेकिन मॉइस्चर आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, और जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल साथ मिक्स हो जाए तो उस ऑयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। और एक दिक्कत और है, अगर इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल में, ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल है यहाँ पे, अगर इसमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो होगा क्या, मॉइस्चर एक तरह से काम करता है किसकी तरह, कंडक्टिव कंडक्टर की तरह, तो क्या होगा, ये दोनों वाइंडिंग किस तरह काम करेंगे, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो एक दिक्कत आपके पास यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ से जो एयर आने वाली है ना, जो ब्रीथ इन करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो मॉइस्चर है वो यहाँ तक ना पहुंचे। मतलब हम ये चाहते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, है ना, वहां भले मॉइस्चर हो लेकिन मॉइस्चर फ्री एयर आपके पास ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर आनी चाहिए, फिर कंजर्वेटर टैंक के आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर फ्री एयर पाने के लिए हम यहाँ पे छोटे से केमिकल का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। ठीक है, सबको क्लियर है चीज। सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चर फ्री एयर को अलाउ करेगा किसके अंदर, कंजर्वेटर टैंक के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास एक नया पार्ट आता है यहाँ पे, फिफ्थ पार्ट एक्सप्लोजन वेंट। ये कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लोड है ना यहाँ पे, ये तो लोड होता है, लोड कनेक्ट करोगे तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा, गर्म हो जाए ऑयल में एक्सपांशन आएगा, वो यहाँ पे ऑयल आएगा,
यहाँ की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, ठंडा होगा तो फिर अंदर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, जब आप लोड कनेक्ट करते हो तब ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉल्ट होते हैं और उस फॉल्ट की वजह से ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा, ये बहुत जल्दी गर्म होता है। अब इतना जल्दी गर्म होता है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो यहाँ पे ना छोटा सा होल है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर इतना जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, तो निकल नहीं पाता। तो कहीं ट्रांसफॉर्मर मतलब कंजर्वेटेड टैंक या फिर मेन टैंक जो है ना, हम ही चाहते हैं भाई कि जब बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप ऑयल यहाँ ना जाके आप डायरेक्टली बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लगाया एक्सप्लोजन वेंट। जैसे आप लोग कभी मूवी वगैरह जाते होगे, है ना, तो आप देखते हो ना वहां पे दो रास्ते होते हैं, एक होता है इमरजेंसी वाला बाहर निकलने का, एक होता है नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट कब होता है, आपको नॉर्मली का आपको कहीं बाहर जाना अंदर, तो आप नॉर्मल रूट को फॉलो करते हो। लेकिन जब कभी आग लग गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो उस केस में क्या करते हो, नॉर्मल रूट फॉलो करने वाले को नहीं, आप कहाँ जाओगे, डायरेक्टली बाहर निकल जाओगे इमरजेंसी गेट पकड़ के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कभी हमारे पास यहाँ पे फॉल्ट वगैरह आएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर बहुत गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए, इसके अंदर का जो प्रेशर मतलब मेंटेन रखने के लिए कि हमारा टैंक यहाँ पे कोई दिक्कत ना जाए, उसको सेफ रखने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट का यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इस ऑयल को बाहर फेंक देगा, लो भाई बाहर चले जाओ। ये ऑयल को बाहर फेंक रहा है क्या, नहीं, ये ऑयल को बाहर नहीं फेंक रहा है, बस यहां से ऑयल यहां पे गया, फिर यहां से यहां आ गया। लेकिन एक्सप्लोजन वेंट में क्या होगा, यहाँ का जो ऑयल है वो चुपचाप निकल के यहाँ से ये आपके नीचे गिर जाएगा। आप लोग देखते भी होंगे कभी कभी कि जो ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ ऑयल गिरा रहता है, वो ऑयल किसकी वजह से गिरता है, वो आपका एक्सप्लोजन वेंट की तरफ से गिरता है। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट की कहानी भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आता हम बात करते हैं अभी बुशिंग। बुशिंग का काम क्या होता है, ये बुशिंग होती है। होता क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मर तो हमने पैक कर दिया, ये हमने ट्रांसफॉर्मर पैक कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक वाइंडिंग की टर्मिनल ये है, एक वाइंडिंग टर्मिनल ये है, एक ये टोटल 4 टर्मिनल यहाँ पे हो गए वाइंडिंग के। अब भाई ये वाइंडिंग के टर्मिनल इस टैंक के बाहर कैसे आएंगे, अगर आपने कहीं पे ऐसे निकाल दिया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑयल का लूज मोशन हो जाए, लूज यहाँ पे हो जाए, लूज क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आपका यहाँ से ऑयल का मोशन होगा बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं यार, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये चारों टर्मिनल्स हैं वो हमारे बाहर कैसे आएंगे, तो हम यहाँ पे बुशिंग लगाते हैं। बुशिंग करता क्या है कि देखो ये तो एक तरह से आपका एनर्जाइज पार्ट है, ये भी आपका एनर्जाइज पार्ट है। तो ये एनर्जाइज पार्ट आपके मेन टैंक से कनेक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेशन के साथ क्या निकालते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग को बाहर निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं बुशिंग। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है। जैसे आप मुझे ये बताओ कि एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप लोगों को वॉल्यूम और सरफेस में डिफरेंस पता है क्या, वॉल्यूम और सरफेस में डिफरेंस क्या होता है, किसी को आइडिया, एक इमेजिन, देखो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप इमेजिन करो, बस आप सभी लोग इमेजिन करो कि सर ये क्या होता होगा। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि सरफेस और वॉल्यूम में डिफरेंस ऐसा मान लो आप, किस तरह से आप हैं, आप जैसे खड़े हैं, आप जहां पे बैठे हैं, तो आपका एक वॉल्यूम होगा। क्या होगा, आपका एक वॉल्यूम, आप कुछ जगह घेर रहे होंगे। लेकिन सरफेस मतलब एक पेज मान लो, एक आपकी जो कॉपी उसका पेज निकाल के देख लो, तो वो सरफेस हो गया, पतली सीट एक हो गई, है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात करूंगा मैं। देखो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है ना। तो एक्चुअली में इसका एक कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर गर्म हो, जब ट्रांसफॉर्मर का गर्म होगा, तो जो हीट होगी ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जो हीट निकलेगी वो किससे निकलेगी, सरफेस से निकलेगी या वॉल्यूम से निकलेगी। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर में जो हीट का जनरेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हीट का जनरेशन हो रहा है, वो वॉल्यूम में हो रहा है कि सरफेस में हो रहा है, मुझे बताओ। वॉल्यूम में हो रहा है कि सरफेस में हो रहा है, वो आपका हो रहा है कहां पे, वो हो रहा है आपका वॉल्यूम पे। कहां पे हो रहा है, वॉल्यूम पे हो रहा है। अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको थोड़ा अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा ना, एक थोड़ा सा बेटर एग्जांपल लेता हूं। आज मुझे भूख लगी तो मैं आज खाने वाले एग्जांपल लूंगा, ठीक है। आज मुझसे डोसा मिला, खाना कैंसिल हो गया, ये दिक्कत होती है मिडिल क्लास वाले घर में। क्या होता है,
अगर कुछ अच्छा खाना बन गया, डोसा बन गया तो खाना नहीं। सुनो, तो देखो अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हमने एक क्या ले लिया, एक हमने ले लिया यहाँ पे कुकर। कुकर मतलब क्या, कुकर नहीं पता यार आपको, कैसी बात कर रहे हो, कुकर होता है ना, कुकर इस टाइप का होता है, इस टाइप का मैं कुकर अच्छे से बनाऊंगा यार, क्योंकि खाना ना भी हो जाए। ये मेरे पास यहाँ पे क्या कुकर है, ठीक है, दिस इज माई कुकर, ओके, दिस इज माई कुकर। ये आपकी सीटी है ना, इस टाइप की बोलती है, इस टाइप की बजती है, तो ये आपकी सीटी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आप इसको मान लो गर्म कर रहे हो नीचे से, यहाँ पे मैं हीट लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए यार, फील आना चाहिए, मुझे फील आना चाहिए ना कि कुछ बन रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका गर्म हो रहा है, और इसके अंदर आपने रखे हैं क्या, आलू, पोटैटो, ये, ठीक है। मुझे आप ये बताओ कि जब आप इसके अंदर आलू जब गर्म होगी, आलू गर्म होंगे नहीं होंगे, बताओ सभी लोग, आलू गर्म होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, गर्म गर्म होंगे ना, जो पोटैटो गर्म होंगे, जब पोटैटो गर्म होंगे तो क्या सरफेस में होगा, देखो 1D में सरफेस नहीं होता, 2D होता सरफेस, ठीक है सोनू, देखो, तो कहने का मतलब क्या, जो ये आलू है तो गर्म होंगे, तो जब गर्म कहां पे होंगे, क्या आलू का ऊपर का छिलका बस गर्म हुआ क्या, मुझे ये बताओ। आप जब कुकर के अंदर से आलू निकाल के देखते हो तो क्या बस ऊपर गर्म अंदर ठंडा रहता है क्या, ऐसा रहता है क्या, कि आलू को निकाल को देखो तो ऊपर बस गर्म अंदर ठंडा, ऐसा रहेगा नहीं, पूरा आलू आपका गर्म होगा, आपका जो पूरा पूरा पोटैटो है वो गर्म होगा, उसको बोलते हैं क्या कि आपका जो हीट का जनरेशन वो कहां पे हुआ, पूरा वॉल्यूम में हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ वो वॉल्यूम में हुआ है। अब हो क्या रहा है समझना सभी लोग, मतलब अब ये गर्म हो चुका है, ये आपका गर्म हो चुका है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कुकर को बंद कर दिया मैंने, कुकर की सीटी बंद कर दी, अब मैं ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया यार समझना, देखो ये आपके गर्म है, अब ठंडा करने के लिए इसको मैंने बाहर रख दिया, क्या कर दिया, इसको मैंने बाहर रख दिया, कहाँ गई मेरी प्यारी, हाँ ये, इसको मैंने बाहर रख दिया, ठंडा कर दिया, मतलब गैस बंद कर दी मैंने। तो अब ये बताओ कि जब ये ठंडा होगा तो कहां से होगा, यहां से होगा कि नहीं होगा, ठंडा कहां से होगा बताओ, यहां से, बाहर का जो एयर है उससे ठंडा होगा ना, बताओ सभी लोग, ठंडा कहां से होगा, बताओ यहां से होगा ठंडा कि नहीं होगा, जो मैंने यहां पे इंडिकेट किया यहां से ठंडा होगा, मतलब ठंडा कहां से होगा, वॉल्यूम से होगा कि सरफेस से होगा, बताओ। आलू जो अंदर का जो प्रेशर जो गर्मी है वो कैसे ठंडी होगी, सरफेस से ठंडी होगी ना, जो कुकर का सरफेस है, कुकर का सरफेस से ठंडा होगा ना, बताओ सभी लोग, बिल्कुल। तो हो ये रहा है, आप इसको थोड़ा इमेजिन, उसमें बहुत लोगों को डाउट आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, होता यहाँ पे ये है कि हीट का जनरेशन कहां पे हो रहा है, पूरे वॉल्यूम में हो रहा है, लेकिन ठंडा कहां से हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। तो आपको ऐसे लगता है यार कि हीट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जो हीट का जो डिसिपेशन है वो कम होता हो रहा है, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है यार क्या कि हीट जनरेशन इज मोर देन हीट आपका डिसिपेशन, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ऐसा यहाँ पे फील नहीं हो रहा है कि जो हीट का डिसिपेशन है वो कम है और हीट का जनरेशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, बताओ सभी लोग, हो रहा है ना। तो क्या ये चीज सही है कि गलत है, बताओ सभी लोग, ये चीज जो हो रही है क्या ये गलत है कि सही है, ये गलत है। हम ऐसा चाहते हैं ना कि हीट का जनरेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो हीट का डेसिपेशन भी ज्यादा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, हमने क्या किया, इसका सरफेस बढ़ा दिया है, कुकर को हमने बड़ा कर दिया, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया है, देखो अभी तक सरफेस ये था, है ना, अभी तक यहां से ठंडा हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी सरफेस बढ़ाई, देखो ऑयल यहां से आके अब यहां से जाएगा ऐसा, तो अब क्या होगा, यहां पे भी एयर है, देखो आपने कितना सरफेस एरिया बढ़ा दिया, आप ये देखो बस कितना आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ये देखो ये सरफेस एरिया बढ़ गया, ये देखो यहाँ पे, पहले सिर्फ इतने में ठंडा हो रहा था ये, लेकिन अब आपने इसको इतना लंबा पाथ दे दिया, तो अब इस इतना लंबा पाथ देने से क्या होगा, इतना लंबा पाथ देने से ये आपका और जल्दी ठंडा हो जाए। तो क्या किया हमने, ये जो हमने एक्सप्लोज क्या लगाया, हमने यहाँ पे रेडिएटर टैंक, ये क्या हमारे पास जो बना है ना, ये सब क्या है, रेडिएटर टैंक। रेडिएटर टैंक क्यों लगाया हमने, रेडिएटर टैंक लगाने के पीछे का जो रीजन था कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में हीट जनरेशन ज्यादा हो रहा था,
हीट डिसिपेशन कम हो रहा था, तो हीट डिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर के जो मेन टैंक है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेडिएटर टैंक का यूज किया है। गॉट इट? सभी कोई चीज क्लियर हो रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका काम क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने वाला काम है। एक चीज और इसका काम है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का एक छोटा सा काम और है जो आपको समझना होगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करते हैं, लेमिनेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, लेमिनेशन यूज करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे लेमिनेशन, पतली पतली शीट में यूज करते हैं। तो अब इन लेमिनेशन के बीच में अगर ऑयल चला जाए कितना अच्छा हो जाए, वो भी एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा ना। इन लेमिनेशन के बीच में क्या चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑयल, तो वो भी एक तरह से क्या करेगा, हमारी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, फिर होता है पास यहाँ पे एक्टिव पार्ट्स, कोर एंड वाइंडिंग, तो हम पढ़ चुके हैं। फिर होता है पास यहाँ पे कूलिंग सिस्टम। कभी कभी क्या होता है कि हमें देखते हैं कि जो हमने सरफेस एरिया बढ़ाया है ना, वो भी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से फैन लगाते, लो भाई स्पेशल ये हमारे ट्रांसफार्मर है, तो वीआईपी ट्रांसफार्मर है, तो उनको ठंडा करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, पंखा भी लगा दिया, फैन लगा दिया है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कूलिंग सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कूलिंग होती है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ट्रांसफार्मर का जो मैंने ये इनएक्टिव पार्ट का जो वो बताया है ना, एक्सप्रेशन दिया है, वो सारे पार्ट ऑलमोस्ट 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट क्यों लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इनको मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपके एक्टिव पार्ट्स का डिस्कशन किया था। अभी की क्लास में मैं आपको यहाँ पे इनएक्टिव पार्ट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक बात जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। नोट्स ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। देखना, देखो मेन टैंक का काम क्या है, होल्ड द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इसी के अंदर रखा रहता है। दूसरा, ये आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल को कैरी करता है, बहुत अच्छी बात है। कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, कंजर्वेटर टैंक मेरे मेन टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सर बिल्कुल सही बताया था आपने। और ये आपकी ब्रीदर को भी होल्ड करता है, बहुत अच्छी बात है। ब्रीदर क्या होता है, ये आपके कंजर्वेटेड टैंक को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ब्रीदर नहीं होगा तो कंजर्वेटेड टैंक फट जाएगा। तो कंजर्वेटेड टैंक को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीदर कर रहा है। और ये क्या करता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। देखो जब लोड बढ़ा तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ने में ऑयल में एक्सपांशन आया। ऑयल का एक्सपांशन मतलब आप वहां पे सांस को बाहर छोड़ रहे हो। जो ब्रीदर जो आपके पास वहां पे कंजर्वेटेड टैंक है, तो उसके अंदर जो भी एयर होगी क्या जाएगी, बाहर जाएगी, मतलब ब्रीथ आउट कर रहे हो। लेकिन जब लोड कम होगा तो हीट भी कम होगी। जब हीट कम होगी तो ऑयल का कंप्रेशन होगा, और जब ऑयल आपका कम होगा, कम हो जाएगा, कम जगह लेगा, तो वो ऑयल क्या होगा, आपका कंजर्वेटेड टैंक से कहां आएगा, मेन टैंक में आएगा। तो जब कंजर्वेटेड टैंक खाली हो तो कैसे खाली होगा, जब आपका ब्रीदर के थ्रू वो एयर यहां पे आएगा तब, मतलब वहां पे आपका क्या होगा, ब्रीथ इन होगा। तो ब्रीदर का नाम ब्रीथर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये ब्रीथ कर रहा है इन एंड आउट। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रीथ आउट कब करेगा, जब वो लोड बढ़ेगा कि हटेगा, और ब्रीथ इन कब करेगा, जब लोड बढ़ेगा ही घटेगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं सिलिका जेल की। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर फ्री एयर प्रोवाइड करता है, किसको, ब्रीदर को। ठीक है ना। इसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। कोई अगर कोई पूछे तो याद रखना। कभी कभी देखो सिलिका जेल क्या रहा है, क्या क्या कर रहा है, बाहर का जो मॉइस्चर है ना, उसको बाहर मॉइस्चर बाहर रख रहा है, और उसकी जो एयर है उसको अंदर ले रहा है। मतलब एयर अंदर आ रही है लेकिन मॉइस्चर अंदर नहीं आ रही है। तो अब देखो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि मान लो 3 दिन से बारिश हो रही है बाहर, 10 दिन से बारिश हो रही है बाहर, तो सिलिका जेल कितना मॉइस्चर इकट्ठा करेगा यार, कभी ना कभी तो वो भी ऐसा होगा कि भाई वो पूरा मॉइस्चर सोख लेगा। अब उसके बाद जो भी एयर आएगी, मॉइस्चर वाली एयर आएगी, वो पूरे अंदर जाएगी, क्योंकि सिलिका जेल की कैपेसिटी होगी। तो होता क्या है ये समझिएगा, हमारा जो सिलिका जेल होता है उसका जो नेचुरल कलर होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, वो स्काई ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब वो अपनी कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी, जितना वो मॉइस्चर कंटेन कर सकता है उतना कंटेन कर लेता है, उस टाइम पे उसका कलर क्या होता है, पेल पिंक। पेल पिंक उसका कलर हो जाएगा। पहले क्या था, स्काई ब्लू कलर का, आप भी उसका कलर क्या हो जाएगा, पेल पिंक, मतलब वो आपका सेचुरेट हो चुका है। अब उसके बाहर जो भी अगर मॉइस्चर फ्री एयर है, मॉइस्चर वाली एयर है, तो वो मॉइस्चर वाली एयर ही आपके पास अंदर जाने वाली है। अब वो सर्टेन और आपको वहां पे एडिशनल क्या नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको एडिशनल आपको वहां पे फिल्टर वाला काम नहीं करेगा, है ना, वो एडिशनली काम नहीं करेगा कि वो मॉइस्चर वाली एयर को अंदर ना जाने दे, मॉइस्चर वाली एयर आपके पास अंदर जा सकती है।
देखो अब हम क्या करेंगे, जब ये कलर चेंज हो चुका हम क्या करेंगे, बढ़िया आराम से ट्रांसफॉर्मर चढ़ेंगे, सिलिका जेल को निकालेंगे, बढ़िया ब्रश से धोएंगे, सुखाएंगे और फिर लगा देंगे। एक तो ये ऑप्शन है ना। एक तो क्या कि वॉश करके लगा दो, दूसरा फिर आप कहो नया लगा दो। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं। क्या टैलेंटेड हैं कि वो कब से पेल पिंक पड़ा हुआ है यार, 2 साल 3 साल 4 साल से पेल पिंक पड़ा हुआ है। छोड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आजकल ये भी हो गया ना कि जेई को इतना बर्डन हो चुका है ना, इतना ज्यादा बर्डन है जेई के ऊपर काम का कि वो क्या क्या देखे। एक टाइम था जब 10 12 15 साल पहले जेई की बहुत रिस्पेक्ट थी। ठीक है, लेकिन आजकल थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, एक्सप्लोजन वेंट। देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, देखो मैं उनमें से नहीं हूं यार जो कि आपको झूठे ख्वाब दिखा के गिरा दूं, है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने आप को कभी भी जेई तक सीमित मत रखना। एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि बहुत से लोग जो आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, आपके अंदर पता क्या है कि बस एक जॉब मिल जाए बस खत्म। आपके अंदर ऐसा है, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप ये सोचो ना कि जॉब जो आप तैयारी कर रहे हो ना, वो हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद तो हमको कितने जॉब लेने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है लाइफ में। ये तो हमारा एक स्टेप, ये एक हमारा स्टार्टिंग है ना। इसके बाद हमको झंडे गाड़ देने हैं पूरे हर जगह अपने। तो उससे आपका एक अलग मोटिवेशन आएगा, उससे अलग चीजें होंगी, और उससे आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा पुश करोगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचो सिर्फ मुझे इतना ही करना, इतना करने के बाद आप अपनी अपनी सोच को कम कर ले रहे हो, फिर उससे आपका एकदम सिलेक्शन नहीं होता है ना। और आगे चल के ऐसा ना हो कि आप लोग सोच रहे हो जेई इतनी मेहनत करी, 10 साल लगाए, 5 साल तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं यार जो 5 6 साल से सिर्फ एक जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो सेलेक्ट होके जाते हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और जब जेब में आते हैं 25 से 30 हजार रुपए, या 30 40 हजार रुपए भी आ गए, तो सोचते हैं कि बताओ महीने भर, बताओ मैं यहाँ पे घूमता रहा, फिरता रहा, ये करता रहा, वो करता, इतना प्रेशर झेला, इतना काम सुना, महीने में कितने, सिर्फ 40 हजार रुपए मिले। तो एक डिमोटिवेशन आता है कि यार बताओ 5 साल मैंने सिर्फ इसके लिए मेहनत करी क्या, है ना। तो वो लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आता है। तो सच्चाई बता रहा हूं मैं कि वर्क कैसा रहता है ना। अगर आपको कुछ अच्छा ही करना है तो आप एई का एग्जाम निकालिए, है ना। या फिर नहीं है कुछ इमरजेंसी तो पहले जेई बन जाओ, लेकिन जेई पे प्रिपरेशन छोड़ो नहीं। जेई बनने का जो मोटिवेशन आया उसको यूज करो कोई दूसरे एग्जाम निकालने के लिए भी। हर जेई एग्जाम खराब, मतलब उतने वो नहीं होते। आजकल ऐसा हो गया कि जेई एग्जाम थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, लेकिन एसएससी जी बहुत अच्छी जॉब है ना। एसएससी जेई की जो जॉब होती है बहुत अच्छी जॉब है, आप बहुत से इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हाइप दिया जाए कि यार जेई बन जाओ, जेई बन जाओ, जेई मतलब कलेक्टर बन गए आप, ये कर लोगे, वो कर लोगे, घर में जाओगे कि ये करोगे, वो करोगे। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पर्सन रहोगे आप, कोई जाने का भी नहीं। चलो, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है मैंने बताया है आपको। एक्सप्लोजन वेंट का काम क्या होता है यहाँ पे कि देखो, कंजर्वेटर टैंक काम कब करता है मेन टैंक में, जब लोड बढ़ेगा घटेगा। लेकिन जब कभी इमरजेंसी आएगी उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल को बाहर फेंकने वाला काम कौन करता है, आपका एक्सप्लोजन वेंट करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रेडिएटर टैंक क्या होता है मैंने बताया आपको। रेडिएटर टैंक का काम क्या होगा, आपका जो हीट का जनरेशन होता है वॉल्यूम में होता है, लेकिन जो डिसिपेशन हो रहा है वो सरफेस पे हो रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडिएटर टैंक का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर के दो काम है। पहले तो कूलिंग, ट्रांसफॉर्मर ठंडा करने वाला काम, और ट्रांसफॉर्मर, है ना, जो मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सबसे पहली बात समझना। देखो अगर ट्रांसफॉर्मर ऑयल बहुत गाढ़ा है, तो मुझे बताओ गाढ़ा ऑयल क्या जल्दी पहुंच पाएगा क्या यहाँ पे। जैसे मान लो आप डायग्राम दिखाता हूं मैं, आप ये डायग्राम मान लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बहुत थिक है, और जब थिक है तो मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ऑयल है, और इसको यहाँ तक पहुंचना है। तो बहुत गाढ़ा तेल पहुंच पाएगा क्या, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा ना सरफेस तक। तो आप ये चाहते हो कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो थिक ना हो, है ना। हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि उसकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो। फ्लैश एंड फायर पॉइंट शुड बी हाई, मतलब उसमें यदि आग ना पकड़े। इस बात को भी ध्यान में देना है कि गर्म होगा तो आग पकड़ ली वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो ये हो गई, मतलब फ्लैश एंड फायर पॉइंट आपका ज्यादा होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि
आप किसी चीज को गरम करो गरम करो गरम करो गरम करो, गरम एक टाइम ऐसा था कि जो फ्लैश की आवाज निकालता हो खच्चे के, मतलब आग पकड़ने के पहले, जस्ट आग पकड़ने के पहले एक स्पार्किंग टाइप की देता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट पहले आता है, उसके बाद आता है फायर पॉइंट। ठीक है ना? तो आपका फ्लैश एंड फायर पॉइंट दोनों भी ज्यादा होना चाहिए। तीसरा चीज, ब्रेक डाउन वोल्टेज भी हाई होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ चली जाए, मतलब जैसे कंडक्टर की तरह काम करे और दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर दे। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका ज्यादा होना चाहिए। और चौथी वजह, लास्ट बात बताया मैंने आपको, कि इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। मतलब इतना कम होना चाहिए, कितना कम, 50 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में सिर्फ 50 पार्ट्स तक अलाउड है, उससे ज्यादा पार्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर हम बात करें 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में से आपका 50 पार्ट्स अलाउड है वाटर के, उससे ज्यादा पार्ट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना मैंने आपके ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, वर्किंग तो नहीं बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हमारा वर्किंग वाला पार्ट है, आइडियल ट्रांसफार्मर, वेक्टर डायग्राम, जो भी चीजें हमारे पास रिमेनिंग है, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग को करना क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वीडियो आपका कल या परसों, कल तक आपका ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों तक पहुंचाना है, और कमेंट करना है, लाइक करना है। ये क्लास आपकी यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूं। यूट्यूब में होता है डिस्टर्बेंस ज्यादा, और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं है पसंद ज्यादा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन ऑलमोस्ट अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। हैंड रेस का ऑप्शन आप बात कर सकते हो, है ना? इतना कर सकते हैं हम लोग, जो बच्चे अपने हैं जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, वो रिकॉर्डिंग जाके इसकी देख सकते हैं। अगर उनको लाइव अटेंड करना है तो उनको एप्लीकेशन पे ही आके पढ़ना होगा। फ्री क्लास है, एप्लीकेशन पे पढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आप सैटरडे संडे में ईएमटी करा दीजिएगा पेड बैच का। बिल्कुल यार, करा देंगे प्रदीप। ठीक है, चलो अभी तो आपके सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना? अभी आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ना। नेटवर्क तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, मेजरमेंट भी आपका हो चुका है, डिजिटल हो गया है। अभी माइक्रो प्रोसेसर होगा, कंट्रोल होगा, सिग्नल होगा, माइक्रो आपका मटेरियल साइंस होगा, आपका ईएमटी होगा, मशीन होगा, पावर सिस्टम भी होगा। मशीन और पावर सिस्टम में दोबारा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुड डे एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, बस आपसे यही उम्मीद है। जो इस वीडियो को देखने वाले हैं यूट्यूब पे, उनसे भी यही उम्मीद है।